संबोधन करशे। साथे अमारा राजकोट शहरना प्रमुख संजयभाई अजोडिया, राजकोट शहरना महिला प्रमुख दीप्तिबेन सोलंकी અને નૈનાબેન જાડેજા જે અમારા કોંગ્રેસના આગેવાન છે અને મારા સહપ્રવક્તા હર્ષદભાઈ રાવલ। હવે હું આ સંબોધન કરીશ प्रतिमाबेन ने, જે હવે આપણે આગળની વાત કહેશે। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आज के इस प्रेस वार्ता में। मुझे लगता है आप सबको समझना चाहिए कि महात्मा गांधी की उस भूमि पर आज हम सब कांग्रेस परिवार की महिलाओं को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि हमें बार बार मीडिया के पास जाकर इस बात का एहसास सोई हुई सरकार को जगाने के लिए करना पड़ रहा है कि आप जो बात करते थे महिला आरक्षण के बिल की पास करने की, आपने क्यों अपने पुराने चुनावी वादों जैसे एक बार फिर उसको भी जुमला करार दे दिया गया। आप सब ने देखा और आप सब जानते हैं हम स्वराष्ट्र की उस धरती पर हैं जहां महात्मा गांधी जी समाज में महिलाओं की समानता, सुरक्षा, सशक्तिकरण की हमेशा पुरजोर वकालत करते थे। न केवल वकालत करते थे बल्कि उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वो प्रयास भी करते थे। और आज वर्तमान में क्या हो रहा है, एक छद्म मायाजाल पूरे देश में बनाया जाता है, सब्ज बाजार दिखाए जाते हैं और हम सब महिलाओं के राजनीति में जो हमारी सुनिश्चित करेगा भागीदारी, वो बिल लाने की कयास लगाने का प्रयास किया जाता है। और जिस दिन सदन में महिला बिल आता है हम सबके सपने चकनाचूर हो जाते हैं, औंधे मुंह हमारी वो ख्वाहिशें गिर जाती हैं कि हम भी राजनीतिक सत्ता में अपनी हिस्सेदारी प्राप्त करेंगे। क्यों, क्या कारण रहे? कारण ऐसे, एक तो जनगणना और दूसरा परिसीमन। दो ऐसी शर्तें लगा दी जाती हैं जिसका खुद भारतीय जनता पार्टी की जो महिला नेता है उनको भी पता नहीं होता कि कब पूरी होंगी और कब ये बिल अमली जामा पहनाया जाएगा। इसके थोड़ा पीछे चल के मैं आपसे बात करना चाहूंगी। आप सभी जानते हैं कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवेश में न केवल सशक्तिकरण की बात की बल्कि हमेशा देने का काम भी किया है। और ये आज से नहीं, 1931 के कराची सम्मेलन में गांधी जी की उपस्थिति में नेहरू जी ने इस बात को याद दिलाया, इस देश में यदि हमें आजादी चाहिए तो आजादी के साथ साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिलाओं की बराबरी की हिस्सेदारी होनी चाहिए और उन्हें मतदान का भी अधिकार मिलना चाहिए। हमारी सरकार बनती है, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होता है और जब दूरदृष्टि रखने वाले हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी सत्ता प्राप्त करते हैं तो इस बात को समझते हैं कि जब सत्ता का हस्तांतरण करना हो, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना हो तो हम इस देश की बेटियों को, भारत की महिलाओं को, हमारे हिंदुस्तान की आधी आबादी को बिना शामिल किए सत्ता का हस्तांतरण समाज में अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। इसी सोच के माध्यम से वो नगरीय निकाय में और पंचायती राज में महिलाओं के 33% आरक्षण की बात करते हैं और हम पार्लियामेंट में ये बिल लेकर आते हैं। लेकिन राजीव जी की उस सोच को तब धक्का लगता है, तब लोकसभा में तो ये बिल पारित हो जाता है, लेकिन राज्यसभा में 7 वोटों से हम इस बिल को पास करने में हार जाते हैं। और मुझे बताते हुए आज शर्म आती है कि जो लोग आज बात कर रहे हैं कि हम महिला आरक्षण बिल लेकर आए हैं और वो जो 7 लोग थे उसमें से 4 लोगों के नाम मैं आपको बताना चाहूंगी। नंबर 1 आज हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय वाजपेयी जी। नंबर 2 लाल कृष्ण आडवाणी जी। नंबर 3 राम जेठमलानी जी। नंबर 4 जसवंत सिंह जी। ये कौन है, किस पार्टी के नेता? ये वही लोग हैं जिनकी सोच महिला विरोधी है, जिनकी मानसिकता महिला विरोधी है। और जब मैं ये कहती हूँ कि इनकी सोच महिला विरोधी है तो इसलिए कहती हूँ क्योंकि इनकी जो जन्मजात संस्था है, जो जनक है, जो आरएसएस है, उसका संघ, जो संघ है उसका कभी भी अध्यक्ष आज तक कोई हिंदुस्तान में महिला नहीं बनेगी और न बनेगी। इस बात को भी मैं आज इस मीडिया के सामने कहना चाहूंगी। तब हम उस बिल को गिरने के कारण हताशा महसूस नहीं करते। नरसिम्हा राव जी की सरकार बनती है और बिल पारित होता है और इस देश में पंचायती और नगर निगम के माध्यम से 33% महिलाएं पंचायतों और निकायों के चुनाव में जीत कर आती हैं। और जब जीत कर आती हैं, आज हम बड़े गर्व के साथ इस बात को कहते हैं
कि 15 लाख महिलाएं पूरे देश में लोकल बॉडी इलेक्शन में न केवल चुनी गई, बल्कि समाज के आर्थिक उत्थान और सामाजिक उत्थान के लिए अपनी नेतृत्व शक्ति को निखारकर उन्होंने भाग लिया। और ये जो 15 लाख का आंकड़ा है, ये वो 33% से ज्यादा बढ़कर 40 और 44% पर पहुंच जाता है। तब हम ये भी कह सकते हैं कि आपने आधी आबादी के हुनर को पहचाना, नेतृत्व शक्ति के लिए काम किया, तो न केवल आरक्षित सीटों पर बल्कि बिना आरक्षित सीटों पे भी महिलाएं अपनी चुनाव की शक्ति में गईं, अपनी इच्छा शक्ति को पूरा किया, लड़ी और जीत कर आई। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। क्या होता है इस देश में? यूपी की सरकार बनती है। सोनिया जी का ये सपना होता है कि राजीव जी के अधूरे सपने को, जो आधा तो वो पूरा कर चुके थे, लेकिन उसको पूरा एक बार पुनः विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण के माध्यम से हम पूरा करें। वो इसलिए कि जो हमारी दोनों संवैधानिक संस्थाएं हैं, जहां नियम बनते हैं, जहां नियमावली तैयार की जाती है, उसमें भागीदारी नहीं होगी तो उनके विकास और उनके मुद्दों को कौन अच्छे से वहां पर रखेगा? मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में बिल लाया जाता है। हमारी सरकार में बहुमत नहीं था, फिर भी हमने संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। हम राज्यसभा में उस बिल को सेकंड के बाद, जब 2014 में बहुत बड़े बड़े नारे और वादों के साथ आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्व, जो आज हिंदुस्तान की सल्तनत में बैठकर प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, उन्होंने बहुत महिलाओं पर बात की, बहुत महिलाओं के लिए नारे दिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो नारा था ही, लेकिन इनके घोषणा पत्र के पहले पन्ने पे जो सबसे प्रमुखता से कोई बात उठाई गई थी, तो वो ये थी कि हमारी यदि पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो हम महिला आरक्षण विधेयक को संविधान बनाकर इस देश की आधी आबादी को उसका हक प्रदान करेंगे। लेकिन क्या होता है? साल निकल जाता है। 2016 आदरणीय सोनिया गांधी जी पहल करती हैं। मार्च के महीने में 8 तारीख को, जिस दिन हम पूरे देश में, पूरे विश्व में महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, वो एक चिट्ठी लिखती हैं। चिट्ठी लिखती है इस देश के पंत प्रधान को, और उसमें वो कहती हैं कि मोदी जी, राज्यसभा में ये बिल जिंदा है जिसको कांग्रेस की सरकार ने, देश की जनता ने आपको वोट दिया है जिसमें आधी आबादी महिलाओं की भी है, और आप वो रास्ते खोलिए, हम कांग्रेस पार्टी के लोग आपको उसमें समर्थन देंगे। लेकिन मोदी जी के कान में जू तक नहीं गई। राहुल जी इससे आगे बढ़ते हैं। 2017 में एक बार पुनः चिट्ठी लिखते हैं, पत्र लिखते हैं देश के पंत प्रधान मोदी जी को कि मानसून का जो सत्र चल रहा है आप इसको बुलाइए और हम आपको इसमें समर्थन देंगे। आप चर्चा कीजिए, महिला आरक्षण बिल पारित कीजिए, क्योंकि ये बिल जब राज्यसभा में पारित हुआ था तो आपके जो भारतीय जनता पार्टी के उस समय के नेता थे, उनको इसका समर्थन प्राप्त था। और अरुण जेटली जी ने ये बात कही थी कि भारतीय हिंदुस्तान की आजादी के बाद इतिहास में ये बिल दर्ज होगा जब महिलाओं को ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सेदारी राजनीतिक तौर से हम संसद में प्रस्तुत करेंगे। क्या होता है कोई पता नहीं चलता। उसके बाद लगातार बात करने के बाद भी किसी को कुछ समझ नहीं आता। और आज क्या हुआ हम सब ने देखा। जब हम बात करते हैं आदरणीय राहुल जी के बाद, कांग्रेस के जो हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये जब बिल आया तो उसके पहले उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आपको इस बिल पर समर्थन देगी, आप इस बिल को लाने की कोशिश तो कीजिए। लेकिन मुझे लगता है इन सब के पीछे कहीं ना कहीं उलझाने का काम किया गया। राहुल जी ने इससे आगे बढ़कर और बात की कि जब भारत जोड़ो यात्रा हम इस देश में निकाल रहे थे, मुझे गर्व है कि उस भारत जोड़ो यात्रा में जो पूर्णकालिक सदस्य थे, मैंने भी आदरणीय राहुल जी के साथ कन्याकुमारी से शुरू होने वाली कश्मीर तक की यात्रा की। तमाम समुदाय के लोग उनसे मिले। उन्होंने इस देश में अपने दर्द, अपने वेदना, अपने संवेदनाओं को राहुल जी के सामने व्यक्त किया और निचोड़ ही निकला कि समाज में जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगी। 2 ग्रुप हमारे पास है। एक ग्रुप में 5 लोग हैं, दूसरे ग्रुप में 10 लोग हैं। मैं यदि खाना परोसने जाती हूँ, 5 लोगों वाले ग्रुप को मैं 5 लोगों को खाना देती हूँ और 10 लोगों वाले ग्रुप को मैं 2 लोगों का खाना देती हूँ, तो क्या बस 10 लोगों वाले ग्रुप का पेट भरेगा? शायद नहीं। कुछ लोगों को वंचित, भूखा रह जाना पड़ेगा।
ठीक उसी तरह जनगणना के माध्यम से राहुल गांधी जी ने कहा कि आप इस देश में जो परिसीमन होना चाहिए था, जो 2011 की हमारी जनगणना थी, जो पहली बार जाति सामाजिक आंकड़ों के रूप में हमने तय की थी, आप उसको आंकड़े दिखाइए और सार्वजनिक कीजिए। लेकिन मोदी जी की सरकार में आने के बाद न केवल 2011 के उस आंकड़े को सार्वजनिक किया, और जैसा कि हम सभी जानते हैं देश में आंकड़े छुपाने की कलाबाजी यदि कोई करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छे से करती है। इसके पहले भी आपने देखा होगा जब पटल पर बेरोजगारी के आंकड़े रखने की बात आई थी तो इस तरीके से छुपा लिया गया था। क्या हुआ आगे? कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। राहुल गांधी जी ने कहा कि देश में ओबीसी वर्ग कितना है, आरक्षण में उसकी स्थिति आपने बिल में क्लियर क्यों नहीं की? इसके पूर्व में जो बिल था उसमें एसटी एससी के अनुच्छेद में अंदर उनको भी न्याय प्रणाली में हिस्सेदारी लेने के लिए संविधान में हमने लिखा हुआ था, लेकिन आपने क्यों नहीं किया? जब राहुल जी ओबीसी वर्ग की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता मौन धारण कर लेते हैं, जबकि केवल विपक्ष नहीं, इनकी खुद की पार्टी के लोग। उमा भारती जी, मैं मध्य प्रदेश से आती हूँ, जब ये बिल लेकर आए और मध्य प्रदेश रैली में पहुंचे तो उमा भारती जी सुबह ट्वीट कर देती हैं कि हे महामानव, पिछड़े वर्ग को अपने आप को जब वोट चाहिए होते हैं तो आप बताते हैं, लेकिन जब उनके हक और भूख की लड़ाई लड़ने की बात होती है तो आप बिल में से उसको क्यों गायब कर देते हैं? इन्हीं की पार्टी में जो सरकार में हिस्सेदारी रखती है अनुप्रिया पटेल जी ये बात करती हैं कि भैया ओबीसी के लिए क्यों अपनी क्लॉज नहीं लेकर आए, क्यों नहीं आप बात करते हैं? इसलिए मेरा आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसलिए, आप सबने देखा होगा जिस दिन नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, चूंकि हमारे यहाँ प्रदेश में एक नया सिस्टम लागू हो गया इवेंट मैनेजमेंट का, किस तरीके से बड़ी बड़ी बातें की जाए, बड़ा बड़ा लोगों को सपने दिखाए जाए और जब हकीकत आए तो धराशाही हो जाए उन्हीं जुमलों के जैसे जो पूर्व में हुआ। हम सब ने देखा 2 करोड़ रोजगार किसी को मिले क्या, 15 लाख किसी के जेब में आया क्या? जिस देश में किसान आज भी अपनी उपज की मूल्य लेने के लिए दर दर भटक रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। बुलेट ट्रेन क्या हिंदुस्तान के शहरों में जगमगा गई, डॉलर और रुपया का क्या स्थिति है ये आप सबको बताने की जरूरत नहीं। मोदी जी इस देश में किसान हैं, जब आप किसानों के लिए बिल लेकर आए थे तो क्या आपने उसमें कोई नियम डाले थे कि कौन सा किसान किस प्रकार की खेती करता है? लेकिन क्या आपको ये मालूम नहीं है इस देश में महिलाएं हैं जो आधी आबादी है, और 2019 के चुनाव के बाद तो ये लोगों ने कहा कि सबसे ज्यादा युवा महिलाओं ने और युवा वोटरों ने आपको चुना और आपकी सरकार बनाने में आपकी मदद की। तो क्या आपका ये फर्ज नहीं बन जाता कि आप अपने कार्यकाल में उन महिलाओं को जिन्होंने आप में विश्वास दिखाया था उनको राजनीतिक तौर से सशक्तिकरण का हथियार इस संविधान में बिल लाने के माध्यम से आप करें? कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, हमने हमेशा किया है, हमसे जितना बना। इस देश में यदि पहली प्रधानमंत्री की कोई बात करे तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी। इस देश में पहली गवर्नर की यदि देने की बात करें तो सरोजिनी नायडू के रूप से कांग्रेस पार्टी ने दी। इस देश में यदि मुख्यमंत्री की बात करें तो मैडम कृपलानी के तौर पे कांग्रेस पार्टी ने किया। देश में पहली राष्ट्रपति की बात हो तो इस देश में प्रतिभा पाटिल के रूप में किसी ने इनिशिएटिव लिया तो वो कांग्रेस पार्टी ने लिया। पहली स्पीकर की यदि बात हो तो मीरा कुमार के माध्यम से हमने एक स्पीकर इस देश में दिया। हमें एक उदाहरण ऐसा बता दीजिए, छाया चित्र खिंचाया गया, बड़े बड़े लोगों और महिलाओं को, सेलिब्रिटीज को संसद में बुलाया गया, लेकिन मुझे शर्म आती है, शर्म इस बात से आती है कि जो चुनी हुई महिलाएं सो कॉल्ड हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ताकतवर अपने आप को मानती हैं, वो इनके मंत्रालय में मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, लेकिन महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों पर हमेशा मौन धारण कर लेती हैं, मौन धारण कर लेती हैं। मुझे शर्म आती है कि जिस दिन ये बिल पास हो रहा था उस संसद में इस देश की सबसे होनहार बेटियों को, जिसको दिल्ली पुलिस ने भी बता दिया है कि यौन शोषण के किसी भी मामले में ये जो शख्स है ब्रजभूषण जी, इन्होंने एक भी ऐसा समय नहीं छोड़ा जब इन्होंने यौन शोषण का बहाना लेकर महिलाओं को परेशान किया। ये भी उस पार्लियामेंट में मौजूद रहते हैं। और जब बहस इस पार्लियामेंट में महिलाओं के विषय पे होती है तो कौन शुरुआत करता है? निशिकांत, एक ऐसा व्यक्ति जो चुनी हुई महिला विधायक को अपने ही प्रदेश की वैशाली की नगर वधू कहता है। हम सब समझते हैं कि इस संज्ञा का क्या मतलब होता है। तो क्या महिलाओं को, जो आपकी सोच में पहले भी प्रदर्शित हो चुका है
कि आपने इस आजाद हिंदुस्तान में हमेशा महिलाओं को स्वयं दर्जे का नागरिक समझा है और यही आपकी कार्यप्रणाली में भी समझ में आ रहा है। मुझे शर्म आती है, शर्म इस बात से आती है कि मोदी जी अभी फिर 2-3 दिन पहले हम सबने मीडिया के माध्यम से देखा, पूरा मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में यदि सबसे ज्यादा यातनाएं कोई भोग रही है, दर्द से कोई, विरह से कोई परेशान हो रही है, तो वो हमारी महिलाएं हैं। और जो वीडियो मणिपुर से आया था उसने मुझ जैसी बेटियों की तो रूह कांप दी कि एक महिला के जननांगों से जिस तरीके का खिलवाड़ भीड़ तंत्र कर रहा है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री कई दिनों बाद कुछ बोलते भी हैं तो केवल 5 मिनट भी समय नहीं देते। इस देश की जो मंत्री हैं सो कॉल्ड स्मृति ईरानी जी, जब उनसे इस विषय पे पूछा जाता है तो वो कोई जवाब नहीं देती। वो अपने मुख्यमंत्री से केवल फोन पर इतनी वार्तालाप करती हैं कि क्या सब ठीक चल रहा है, और ठीक नहीं चल रहा है ऐसे ये प्रश्न खत्म नहीं हो जाते। मैंने पहले भी कहा कि अपनी जब से इंडिया का हमारा अलायंस बना है, 26 जो हमारे गठबंधन के दल सामने आए हैं, जिस तरीके से मुद्दों की राजनीति पे फिर से भारतीय जनता पार्टी को फोकस करने की कोशिश हमने की है, तो आपने एक बार फिर महिलाओं को केवल वोट का अधिकार देने का झुंझुना पकड़ाया और ये आपका जुमला साबित हो गया। इसलिए इससे भी ऊपर उठकर आप देखिए, मुझे लगता है चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो या अन्य दल, महिलाओं के जब भी मुद्दे आए तो हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात करना चाहिए। महिला महिला होती है, वो फिर पार्टी की महिला नहीं होती। हम सब ने देखा किस तरीके से हाथरस की महिला पर अत्याचार होता है, वो बेटी मासूम जिसको अंतिम जिंदगी की जो क्रिया होती है वो भी पूरी नहीं मिलती, रात में 12 बजे के बाद 2 बजे जला दिया जाता है, उसके परिवार से उनको मिलने नहीं दिया जाता। कठुआ में लगातार 8 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, सामूहिक बलात्कार होता है, उसके घर के लोग उसकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उन्हें एक्सीडेंट में मरवा दिया जाता है और इस देश की महिला सांसद मौन हो जाती है। हम सब ने अभी आपने देखा होगा क्या हुआ उज्जैन में, किस तरीके से दलित आदिवासी बेटी को पहले कभी उत्तर प्रदेश का बताकर फिर जाति छुपाकर मानसिक रूप से विक्षिप्त शाब्दित करने की कोशिश की, और उसके बाद भी न मध्य प्रदेश में न देश में कोई महिला सांसद इस पर बात करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड की उस अंकिता भंडारी को हम नहीं भूल सकते, जो बिटिया सपने लेकर उड़ान लेकर कॉलेज में पढ़ने गई थी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में जिस्म फरोशी का काम करने के लिए उसे मजबूर किया जाता है, और मना करती है, विरोध करती है तो न केवल उसे मार दिया जाता है बल्कि सबूत मिटाने के लिए भी बुलडोजर चला दिए जाते हैं, और हमारे देश की सो-कॉल्ड महिला सांसद चुप हो जाती है। ये पूरा मुझे चक्कर समझ में आता है कि हमारे देश में जो इनकी मूल विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी, ये महिला आरक्षण की बात तो करते हैं लेकिन केवल उन महिला सांसदों को आगे करते हैं जिनका महिला मुद्दों से तो कोई सरोकार न हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रति जरूर उनका समर्पण और प्रतिबद्धता हो। नहीं चाहिए हमें ऐसे देश में ऐसी सांसद। हम चाहते हैं कि मोदी जी आप ये शर्तों को हटाइए, परिसीमन और जनगणना को, और आप चाहें तो कर सकते हैं, घंटों ही तो लगते हैं। जैसे आपने लोकसभा में इवेंट बनाया, आप फिर से बुलाइए सत्र और महिला आरक्षण पास कीजिए, और 5 राज्यों में आने वाले चुनावों में हमें हमारी हिस्सेदारी दीजिए, लोकसभा में हमें हमारी हिस्सेदारी दीजिए। आज तमाम देश में महिलाएं एक बार फिर अपने आप को ठगा महसूस कर रही हैं आपके इस छद्म मायाजाल में, और उसके हक और हकूक की लड़ाई कांग्रेस पार्टी हमेशा लड़ती रहेगी और आज भी लड़ेगी। और हम आज भी कह रहे हैं कि यदि आप सत्र बुलाकर महिला आरक्षण का बिल दोबारा लाते हैं और पारित करते हैं तो हम विपक्ष में होते हुए भी आपको इस बिल बनाने की अपना पूरा समर्थन देंगे। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बारे में मैं चूंकि गुजरात में हूँ और गुजरात की बात ना करूँ तो मुझे लगता है कि अधूरी रह जाएगी। मैं जब यहाँ बात कर रही थी तो ये मैं नहीं कह रही, एनसीईआरटी के आंकड़े बताते हैं कि 14,612 महिलाएं पिछले 5 सालों में गायब हो गई, जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट, कुछ की दर्ज हुई, कुछ का पता ही नहीं चला कहाँ है, कहाँ गई प्रदेश की ये मासूम बेटियां। जयपुर में जिस तरीके की घटना आपके यहाँ होती है कोई बोलने को तैयार नहीं है।
जबकि ये हमारा देश का कानून कहता है कि कोई नाबालिग बच्चे के साथ दुराचार हो, यदि वो गुमशुदा हो तो 1 घंटे के अंदर आपको एफआईआर करनी पड़ेगी, लेकिन नहीं होती। तो कहीं ना कहीं लपो लगाव ये निकल कर आता है कि महिला विरोधी मानसिकता के साथ महिला आरक्षण बिल इस देश में पारित नहीं हो सकता। इसलिए महिलाएं, इस देश की बेटियां, भारत की महिलाएं, हिंदुस्तान की आधी आबादी, मोदी जी अब आपके सामने हाल सुरसा जैसा मुख कर बैठी हुई है। हमको यदि आपने हमारा हक नहीं दिया तो हम खुली रोड पर लड़ाई संसद में हम लड़ रहे हैं, सड़कों पे भी लड़ेंगे। आप सबको मैं एक और चीज जरूर बताना चाहूंगी, यदि मैं ये ना बताऊं। इसी कांग्रेस पार्टी की हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी की सोच थी कि ठीक है, बिल के माध्यम से आप आरक्षण नहीं दे पा रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमने एक प्रयास किया। 40% महिलाओं को हमने चुनाव लड़ाया, सफलता नहीं मिली, कोई बात नहीं, लेकिन भविष्य में हमारी संभावनाएं खत्म नहीं हुई। उनको देखकर नए प्रदेशों में नई महिलाएं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आई। तो इस तरीके की सोच वाली हमारी आदरणीय नेता प्रियंका गांधी जी हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो लगातार महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर मौन धारण कर लेते हैं, महिलाओं को झुंझुना पकड़ा देते हैं और महिलाओं को केवल वोट देने के अधिकार तक सीमित रखना चाहते हैं। इन सब बातों का हम यहाँ विरोध करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये प्रश्न बहुत लाजमी है कि जिनकी खुद की जनक संस्था में कोई प्रधान आज तक महिला नहीं बनी, वो क्या हिस्सेदारी हमें राजनीतिक तौर से देंगे। और ये भी एक जुमला फिर से साबित हो गया। मैं जिस तरीके की ये लोगों ने बात की कि जनगणना कब होगी पता नहीं, 21 में होने वाली थी, वो अभी तक हुई नहीं। 24 के चुनाव हो गए, 24 में जब होगी उसके बाद होगी तो 26-27 हो जाएगी, उसके बाद जब डिलिमिटेशन लागू होगा। क्यों इन चीजों में उलझाया जा रहा है? आपकी सरकार बनेगी क्या जो आज से 10 साल बाद का एक बिल आपने ऐसा थोप दिया है? रस्ते दरवाजे महिलाओं की प्रथम पंक्ति में आकर राजनीति में सपने को साकार करने वाले को आपने बंद कर दिया है। इसी की संदर्भ में आज हमारी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने थी। और एक और बात ये समझ में आती है कि जो ओबीसी की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, जब राहुल गांधी जी ओबीसी पिछड़े वर्ग के आधार पर जातिगत गणना की बात करते हैं तो ये पीछे क्यों हो जाते हैं? हमको इन सबको समझना चाहिए और जागरूक होना चाहिए कि देश की आधी आबादी के साथ ये खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं होगा। आपने मुझे यहाँ पर इतने धैर्य से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। क्या है लोगों तक ये बात आपने देखा होगा पिछले 25 तारीख को पूरे देश की राजधानी में कांग्रेस की 20 महिला नेत्रियों ने बिल की असलियत के बारे में पत्रकार वार्ता की। दूसरे चरण में आज फिर लगभग 17-18 महिला साथी देश की राजधानी से जो बड़े बड़े जिले हैं उनमें जाकर बात करेंगे। इसके आगे के चरणों में जो हमारी महिला नेत्रियां स्टेट में है वो जाकर जनता के बीच में ये वाली बात रखेंगी और बिल को किस तरीके से रोका जा रहा है इसके बारे में असलियत आम जनता को बताएं। ये तो पूरे देश में चली हुई और मैं उम्मीद करती हूँ कि महिलाओं के दर्द को आप सुन तो लीजिए, मुझे सुन तो लीजिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे दर्द के साथ सहभागी बनेंगे और आप उसको मुखरता से छापेंगे। सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। जब ये छपेगा अखबारों में दिखेगा, जो हमारे संगठन की इंटरनल यूनिट्स है वो लगातार क्लिप्स के माध्यम से बिल में क्या कमी है, हम सबके पास सारा डाटा है, हम छोटी छोटी मीटिंगों के माध्यम से इसको उजागर करने की बात कर रहे हैं। प्रोग्राम और कैसे प्रोग्राम होते हैं आपने देखा, कल किस तरीके से श्रेय लेने का काम कर रही थी और हमारी महिला कांग्रेस के साथियों ने उसकी हकीकत को पोस्टर के रूप से व्यक्त किया। आप ही के जिले की बात करें, तमाम हिंदुस्तान में ऐसे महिला कांग्रेस के लोग और महिला कांग्रेस के बड़े नेता इस चीज को उठा रहे हैं, आम महिलाओं तक इसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कोई सम्मेलन इसके लिए आप कर रहे हैं? सम्मेलन करेंगे, अभी तो ये शुरू ही हुआ है, अभी 10-15 दिन तो हुए नहीं है सर, और हम सड़कों पर हैं। हम आपसे मिलने गुजरात में, मध्य प्रदेश की, मुझे जरूरत नहीं कि मैं यहाँ बैठ के आपसे अपने हक की बात कर रही अच्छी बात है जी। आप समझ ही नहीं रहे, पूरा प्रोग्राम है ना सर, एक के बाद एक चलते तो जाए। पहले क्या होता है, हमेशा अवेयरनेस फैलाई जाती है, अवेयरनेस के बाद जुड़ाव होता है, जुड़ाव के बाद संगठन ताकत अहमियत करता है, फिर सम्मेलन की बात होती है।
फिर वो सब सम्मेलन की डेट आएगी, मैं आपको बताऊं कि सम्मेलन का मैंने वही कहा जी। इधर देखना आप कर रहे हैं, एक देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हमेशा ही झूठ को, प्रखंड को, पाखंड को शोर मचाकर दिखाने की जरूरत रही है। हमने जैसे पहले देखा, और एक बार फिर उसी जुमले के अंतर्गत महिला आरक्षण ने भी अपनी खुदकुशी कर ली। जैसे जुमला साबित हुआ 2 करोड़ रोजगार देना, जैसे जुमला साबित हुआ 15 लाख खाते में आना, जैसे जुमला साबित हुआ बुलेट ट्रेन का माया जाल देश में बिछ जाना, जैसे जुमला साबित हुआ किसानों की आय दुगनी हो जाना, ठीक उसी प्रकार महिला आरक्षण के द्वार और दरवाजे को बंद करने का काम 2 शर्तें लगाकर जनगणना और परिसीमन के माध्यम से उसको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिसका विरोध करने के लिए आज हम यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपका विरोध है, आपके जो नेता है उसने तो इस बिल को समर्थन दिया है। बिल को समर्थन दिया है आज की डेट में लागू करने के लिए और आरक्षण के साथ लागू करने के लिए। इसके लिए नहीं कि आप इसको आंकड़ा, जनगणना और परिसीमन में उलझाकर अगले 10 साल के लिए धक्का मार देने के लिए। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि आप जातिगत जनगणना के आधार पर इसको लागू करें और परिसीमन जैसी शर्त इसमें से हटा दें, जिससे आने वाले 5 राज्यों में और 2024 के लोकसभा चुनाव में ये पारित होकर महिलाएं अपना राजनीतिक अधिकार देश में प्राप्त कर सकें। खास तौर पे आप महिलाओं के बारे में बात करें तो आने वाले चुनाव में प्रियंका जी को कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रियंका जी के पास बड़ी जिम्मेदारी है, महामंत्री हैं हमारे संगठन में और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की प्रभारी हैं। तो अभी जो प्रदेश अध्यक्ष, देखिए, भविष्य के गर्त में जो प्रश्न के उत्तर छुपे हुए हैं, मैं समझती हूँ कि आज मैं उसकी आधिकारिक रूप से मुझे ये जिम्मेदारी नहीं है कि उसके बारे में कोई आंसर दूं। खास तौर पे आप गुजरात आई है तो गुजरात में अभी जो लव मैरिज हो रहा है उसमें माता पिता का जो वहाँ पे अटेंडेंस होना आवश्यक है, आप मानते हैं इस चीजों पे? देखिए, इस देश के संविधान ने 18 साल के बाद युवाओं को ये अधिकार दिया है कि वो अपनी स्वतंत्रता के अनुसार शादियां कर सकते हैं, और ये अच्छी बात होगी कि यदि माँ बाप के अपने समर्थन के साथ वो अपने शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करें, और यदि नहीं हो पा रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, इनको भी हमें समझना चाहिए। तो गुजरात में कांग्रेस और सरकार के सामने ये मुद्दा रखेगी? देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ पर है, मुझे लगता है मुझसे बेहतर इस प्रश्न का आंसर ये लोग दे पाएंगे। खास तौर पे आप गुजरात पे आइए, कल ही अहमदाबाद में घटना सामने आई थी, स्पा में जो लड़की है उस पर हमला हुआ, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, कार्यकारी महिला वो भीड़ में भी आज इस देश में सुरक्षित नहीं है। अकेले में तो खौफ है कि कब कौन आके कहाँ उसके अस्मिता के साथ खेल जाएगा, लेकिन भीड़ में भी सुरक्षित नहीं है। क्यों? ये प्रश्न सबसे ज्यादा गंभीर है। क्यों हमारे देश में पुरुषों की मानसिकता इतनी हावी हो गई है कि वो समाज में बराबरी का दर्जा देना तो दूर, महिलाओं पर आक्रमण करने के लिए आ गए। सबसे बड़ा इसका जो कारण है वो ये है कि जब बड़े बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के और उन लोगों के जो महिलाओं के साथ आरोप करते हुए सीधे दिखते हैं, उन पे भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई ये पार्टी नहीं लेती है, बल्कि उनको संरक्षण देने का काम करता है, दूसरे लोगों की भी हिम्मत बढ़ती है। क्या कहते हैं, राष्ट्रपति ने महिला आरक्षण राष्ट्रपति ने मंजूरी दिया, और मुझे लगता है कि इस राष्ट्रपति जैसे पद पे मुझे कुछ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जिस आदिवासी समुदाय को वो स्वयं नेतृत्व करती हैं, वो किस तरीके से कठपुतली करार कर दिया उनको भारतीय जनता पार्टी ने। मणिपुर पे वो मौन रही, नए पार्लियामेंट के उद्घाटन समारोह से उनको वंचित रखा गया, केवल उनके एक महिमा मंडित करके कि एक दलित महिला को हमने राष्ट्रपति बनाया, उसका क्रेडिट लेने का आप काम कर रहे हो, लेकिन उसी समुदाय की दलित बहन, बेटी, महिला पर इस देश में अत्याचार होता है तो उस अत्याचारियों के समर्थन पे भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े नजर आते हैं। राजस्थान में भी 3 से 35 भाजपा हाथ से बना रही है कि कांग्रेस कुछ भी नहीं। देखिए, इससे हमें साथी बहुत ऊपर उठ के सोचने की जरूरत है। प्रश्न ये है कि कोई भी ऐसा राजस्थान में केस बता दीजिए जिस पे अत्याचार हुआ हो और वो अत्याचारी जेल के अंदर हो।
एफआईआर ना करी गई। महिला को केवल इसका रेप उसका रेप, इस प्रदेश में इसकी सरकार है, इसका रेप और इस प्रदेश में इसकी सरकार नहीं है, इसका रेप इसमें बांधने की कोशिश की गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हाल ही की घटना मत चाहिए थी। एक 12 साल की लड़की महाकाल के मंदिर में 8 घंटे तक किस हालात में घूमती रही, मुझे शर्म आती है। आप मध्य प्रदेश के नेता मंदिरों में जाकर भारत माँ की जय के नारे लगवाकर वोट देने की बात करते हैं, लेकिन वो बेटी जिस दर्द और वेदना से गुजर रही थी, उसकी बॉडी से, उसके शरीर से एक एक बूंद जो लहू की गिर रही थी, इस देश की भारत माता रो रही थी और कोई बोलने वाला तैयार नहीं है। कभी उसको यूपी का बता दे रहे हैं, कभी उसको ये कह दे रहे हैं कि मानसिक रूप से वो विकसित है, कभी कह दे रहे हैं कि नहीं वो तो जानते ही नहीं है कहाँ से आई हुई है। बाद में जब खुलासा होता है और पता चलता है कि दलित वर्ग की बेटी है, तो केवल दलित आदिवासी इसलिए आप उसको संरक्षण नहीं देंगे, आप उसके ऊपर हो रहे अत्याचार पे बात नहीं करेंगे। बात करना तो दूर, मुख्यमंत्री हवाला और जानकारी लेने तक को तैयार नहीं है। और चुनावी भाषणों में आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, लाडली बहना की